दोस्तों, जब हम बच्चे पैदा करते हैं और पाल पोस के बड़ा करते हैं तो हम लोगों के मन में यानी माँ बाप के मन में एक मैं समझता हूँ गलतफहमी या घमंड भर जाता है कि हम इसके मालिक हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आप यानी कि पेरेंट्स बच्चों के कर्ता हर्ता धर्ता हो, गार्डियंस हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, इसकी कोई शक नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी आपके कंधे पर ही है। उसकी सुरक्षा करना यानी हर तरीके से मानसिक रूप से सुरक्षा करना, ये बात का ध्यान रखना कि कोई उसे गलत रास्ते पर चढ़ा ना दे या उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, शोषण ना करे किसी भी तरह से, ये सब बेशक हमारी ही जिम्मेदारी है और पूरी तरह से जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को शिद्दत से निभाना चाहिए। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि हालांकि वो हमारी जिम्मेदारियां हैं बच्चे, फिर भी वो एक अलग इंसान है। दे आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। बचपन में उन्हें कम इंडिविजुअल मानेंगे तो चल जाता है, उन्हें कम रिस्पेक्ट दिया तो चल जाता है। आप प्यार देते हो लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उनकी बात को वज़न नहीं देते हो, तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता होगा बचपन में। मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बच्चे भी इज़्ज़त के काबिल होते हैं और बच्चों को इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है एज़ एन इंडिविजुअल। और कुछ हद तक मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ उन लोगों को जो अपने बच्चों को भी आप कह के पुकारते हैं। मैं तो नहीं करता और मैंने कभी नहीं किया है, और हमारे घर की वो परंपरा नहीं थी। हम लोग एक दूसरे को भी तू ही कहते हैं और मैं उसे प्यार समझता हूँ, इनफॉर्मेलिटी समझता हूँ। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बच्चों को भी आप कह के पुकारते हैं और इज़्ज़त से पेश आते हैं बच्चे के साथ, और मैं उस चीज़ को काफ़ी एडमायर करता हूँ। तो मेरा सोच ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पेक्ट तो करें एज एन इंडिविजुअल, जिस तरह से आप किसी और इंसान को रिस्पेक्ट करते हो। आपको बाज़ार में कोई मिस्टर पटेल या मिस्टर शाह या मिस्टर सैयद मिलेगा तो आप उसके साथ एक तमीज़ से पेश आते हो, और अगर मिस्टर सैयद या मिस्टर शाह ने कुछ कहा जो यानी दुनिया के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कोई भी पॉलिटिकल व्यू वगैरह एक्सप्रेस करता है, तो उसके एक्सप्रेशन को आप एक रिस्पेक्ट देते हो कि ये एक अलग ही इंडिविजुअल का ओपिनियन है, चाहे वो आपके साथ अग्री करे या ना करे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इज्जत से सुनते हो। लेकिन जब बच्चे लोग, आप ही के बच्चे खास करके, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको इज्जत से नहीं सुनते हो, उसको टेक सीरियसली नहीं करते हो, उसको उड़ा देते हो, उसको लाइटली ले लेते हो। हाँ, ये मेरा बेटा है, मैंने तो इसके चड्डी बदले हैं, ये क्या जानता है, ये क्या मुझे दुनिया के बारे में ज्ञान देगा, ये क्या मुझे यानी कौन सा नया इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाला है, मैं सब जानता हूँ। तो इस तरह की एक भावना होती है बच्चों के तरफ, वो बच्चों को बहुत इनवैलिडेट करता है। अब ये भावना जो है, इट इज़ नॉट अ थॉट आउट, बहुत सोच समझ के पहुँचा हुआ नतीजा नहीं है, एक आदत से बनाया हुआ एक सोच है। इट्स जस्ट अ हैबिट कि हाँ, ये तो मेरा लाडला बेटा है। कभी कभी माएँ कहती है ना, अपना बेटा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं आर्मी में काम कर रहा है, कारगिल में जाके सर्विस करके आया है, कहीं भी फ्रंट लाइंस में जाता है, अमेजिंग उसके यानी
उसके कारनामे अमेजिंग हैं, फिर भी माँ बाप कहते हैं बेटा तू तो हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा ही रहेगा। मुझे लगता है कि ठीक है, मैं उसके यानी अगर सेंटिमेंट है, उस भावना को तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्यार का तरीका है, टू दैट एक्सटेंट मैं समझता हूँ, लेकिन उसके उससे आगे कुछ और है कि आप उसे रिस्पेक्ट करो, उस इंसान को, उस इंसान की कदर करो एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो चाहता है, वो कहता है मेरे आर्मी में मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये भाई कुछ अलग है, कुछ अमेजिंग है। लेकिन मेरे माँ बाप बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देते, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, वो मुझे बड़े हल्के से उड़ा देते हैं। मैं कुछ कहता भी हूँ, मेरे अगर कोई व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ या कुछ भी हैं, तो वो लोग हल्के में लेते हैं मुझे। तो इस तरह का एक सोच रहता है बच्चों में, कुछ घरों में होगा, कुछ घरों में नहीं भी होगा। तो ये टाइप के जो सोच हैं बच्चों के, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, उनकी बातों को सीरियसली लेना ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी है। आपका संबंध जो है बच्चे के साथ, अभी बच्चा नहीं कहूँगा, वो धीरे धीरे तो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद भी अगर आप बच्चा कह के ट्रीट करते हो, मेरी सोच ये है कि करीब करीब 12-15 साल के बाद वो एक टाइप का इंडिविजुअल बन ही जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिटी और बढ़ती है, 20 साल का होगा तो और बढ़ेगी, 25 साल का होगा तो और बढ़ेगी। तो उसकी जो इंडिविजुअल सोच है, उसके जो इंडिविजुअल व्यूज़ हैं, उसका एक अस्तित्व है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक टाइप का फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड मैं कहूँगा अलगाव। वो अलग है आपसे, वो आपसे अलग है, उसके प्रायोरिटीज़ आपसे अलग हैं। ये मत सोचो कि ये मेरा बेटा मेरी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा, ही विल फुलफिल माई एम्बिशंस। मैंने हमेशा सोच रखा था कि मैं बहुत बड़ा कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर बनूंगा, ये मैंने सोच रखा था। ठीक है, मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बने। इस तरह से मैं चाहता हूँ, सीईओ बने, सीओओ बने वगैरह, मैं चाहता हूँ। ये टाइप के सोच रहते हैं लोगों के, और थोड़ा बहुत नेचुरल है, हम अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं। हमने नहीं एकम्प्लिश किया, वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकम्प्लिश करें। मेरे अंदर भी है, और मैं उस चीज़ को पहचानता भी हूँ कि कहाँ पर है, किन चीज़ों में है। और अगर हमारे बच्चे उस चीज़ को पूरा करना उचित समझते हैं बाय देयर ओन वॉल्यूशन, तो बहुत खुशी होती है, ये सच है। लेकिन अगर वो उस चीज़, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस को पूरा करना उचित नहीं समझते हैं, तो वो तो उनका प्रिविलेज है, क्योंकि उनके अपने भी तो सपने हैं। आपने सपने देखे थे, आपका हक था खुद के लिए सपना देखना, अपने लिए सपना देखना आपका राइट था। लेकिन आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप बच्चों के लिए भी सपने देखो और उनके कोई सपनों का कोई महत्व ना हो, ये तो राइट नहीं बनता है। तो हम लोगों को अपना एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा वैराग्य रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा एक फ़कीरी कहूँगा, फ़कीरी रिनंसिएशन रखना ज़रूरी है कि भाई ठीक है, मैंने जी लिया, मैंने कुछ ट्राई किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ कर पाया, कुछ नहीं भी कर पाया। मैंने अपने एम्बिशंस को 50% पूरे किए, और बहुत सारे एम्बिशंस हैं जो पूरे नहीं किए, चलो हो गया।
और भी हो सकता है तो मैं करूँगा। आज भी मैं पूरी तरह से बूढ़ा नहीं हूँ, आज भी मेरे अंदर जान है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, हाथ पैर मार सकता हूँ। मैं मारूँगा अपने हाथ पैर, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने लिए मेरे एम्बिशंस को पूरे करने की मैं कोशिश करता हूँ। पापा के नहीं, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, वो नहीं। मेरे जो एम्बिशंस थे मैं पूरा करूँगा। हाँ, और अगर आपको ऐसे लगता है कि पापा के एम्बिशंस पूरा करना ज़रूरी है, अगर आपको ऐसे लगता है, आपका सपना है कि पापा का बड़ा एम्बिशन था कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊँ और मैं उस एम्बिशन को पूरा करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप को खुश करना चाहता हूँ, ऐसे आप अगर सोच रहे हो, आपके अंदर से सोच है, तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर आपके अंदर से वो बात नहीं आ रही है, फॉर वॉट एवर रीज़न, आपको लग रहा है नहीं मेरे सपनों को मैं पूरा करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, मैं दुनिया देखूँगा, हो सकता है कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे न हो, या मैं संगीत करूँगा, मैं आर्ट्स करूँगा, मेरे पापा सोचते थे कि मैं कुछ और करूँगा, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाया और मुझे करना भी नहीं है। मुझे संगीत में आनंद आता है, मुझे पेंटिंग करने में आनंद आता है, या जो भी है, मुझे टीचिंग करने में आनंद आता है, मुझे वो फुलफ़िल करता है। मैं लोगों के साथ मिलजुल के, उनके साथ कम्युनिकेशन करके जीने में मानता हूँ। इट इज़ वॉट आई लाइक टू डू। तो अगर ऐसा है तो भाई वही करो, वही करो। आप अपने एम्बिशंस और अपने लाइफ को पूरा करो। और एम्बिशंस किसी को दिखाने के लिए नहीं होते। एम्बिशंस ऐसे नहीं होते कि हाँ मैं साबित करूँगा, मैं अपने आप को साबित करूँगा। अपने आप को किसी के सामने साबित करना एक बहुत ही, इन माय व्यू, छिछोरा एम्बिशन है, बहुत ही छिछोरापंती है, बहुत ही छिछोरी सोच है कि आप, बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ सोच है कि आप अपने आप को किसी और की नज़रों में साबित करो, क्योंकि कोई और आपको वो अप्रिसिएशन नहीं देगा जो आप खुद अपने आप को दे सकते हो। अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं किसी और के सामने साबित करूँगा, मम्मी पापा मुझसे खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो शायद वो आपको डिसअपॉइंट कर देंगे और आपको पता चलेगा कि यार उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं, मैं सक्सीड हो गया, उनको खुश होना चाहिए था, मैंने कर दिखाया जो उनको चाहिए था, और फिर क्या हुआ? फिर वो खुश भी नहीं हुए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। वो लोग ऐसा कुछ अजीब बोल के गए और मुझे एक लगा कि मैंने दिल पे चोट खा ली कि यार इतना सब मैंने मेहनत किया, मैंने अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन नहीं दिया। तो अगर ऐसे होता है तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि भाई ये करने वाला काम ही नहीं था, ये करने जैसा काम ही नहीं था और मैंने किया, चलो ठीक है मैंने कर लिया, मैंने किसी सोच में आके मैंने कर लिया, नाउ वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर। आप किसी और के लिए नहीं जी सकते हो, आप किसी और के लिए, किसी और को संतुष्ट करने के लिए नहीं जी सकते हो। और अगर ऐसे करते हो तो वो मृग तृष्णा है, इट इज़ अ मिराज। वो मृग तृष्णा किसी की प्यास को नहीं बुझाती है, इसीलिए उसको मृग तृष्णा कहते हैं। मिराज जानते हो ना, कि किसी जानवर को रेगिस्तान में दूर से पानी जैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखता है कि पानी का एक बहुत बड़ा तालाब है, और वो उस पानी के तरफ जाता है और पता चलता है वो वहाँ पानी है ही नहीं, और आगे बढ़ता है, आगे उसको दिखते रहता है कि तालाब है, लेकिन तालाब को फॉलो करते करते वो रेगिस्तान में दूर दूर तक चला जाता है और कहीं तालाब नहीं है, वो तालाब तक कभी नहीं पहुँचता है, क्योंकि वो तालाब है ही नहीं, तालाब है ही नहीं, पानी है ही नहीं। तो इसी तरह से ये होता है मृग तृष्णा। पेरेंट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे या किसी को हम कुछ साबित करके दिखाएंगे, हम किसी और की नज़रों में अपने आप को साबित करेंगे, आई विल अर्न रिस्पेक्ट, आई विल अर्न देयर एडमिरेशन,
मत करो। मैं मेरा एडवाइस है, मेरा सजेशन है, मत करो। इट इज़ नॉट वर्थ इट। आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, मोर और लेस ऑलमोस्ट 80% मैं कहूँगा या 95% कहूँगा, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। इट विल नॉट बी वर्थ इट। आपने अगर ज़िंदगी के बहुत साल उसमें लगा लिए किसी और को खुश करने में, इट इज़ नॉट वर्थ इट। आप ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, केंद्रित हो जाओ। स्व केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, वैसे इंग्लिश में उसका मतलब कुछ बुरा है। सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में न सोचना, खुदगर्ज होना। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं स्व केंद्रित होने के बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि आपका केंद्र बिंदु सेल्फ सेंटर्ड ही होना चाहिए। आपके अस्तित्व का, आपके पर्सनैलिटी का जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो आपके अंदर ही होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड। यू कैनॉट बी सेंटर्ड एनीवेयर अदर देन योर सेल्फ। नहीं नहीं, मैं गुरुजी को प्रसन्न करके रहूँगा, मैं माताजी को प्रसन्न करके रहूँगा, ये टाइप का जो अगर ऐसे सोच है, माताजी वगैरह, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ओल्ड स्टाइल इसकी बात कर रहा हूँ कि ओल्ड स्टाइल परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं मॉम एंड डैड को प्रसन्न करूँगा, वो खुश हो जाएंगे मेरे से, वो मुझे अप्रिसिएशन देंगे और तब मुझे लगेगा कि मेरा जीना सफल हुआ। तो ये टाइप का जो आइडियोलॉजी है, या मैं भगवान की नज़रों में अपने आप को साबित करूँगा, भगवान इज़ अनदर वन, भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, मैं उनको एक इमेजिनरी पर्सन को मैं खुश करके रहूँगा। मैं अपनी पवित्रता से अपने आप को वैलिडेट करवाऊँगा उनकी नज़रों में। किसकी? भगवान की नज़रों में। मैं दुनिया को त्याग दूँगा और त्याग करके मुझे बहुत आई विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड पर्सन, इसलिए मैं त्याग देता हूँ, हर खुशी को त्याग देता हूँ। ये चुतियापंथी है, ये बहुत बड़ा चुतियापंथी है। तो ये टाइप के ख्याल आते हैं, सोच है, दिस थिंग्स आर देयर इन द एयर। ऐसे सोच आते भी हैं। जब हम यंग रहते हैं ना, तो हमको पता नहीं रहता है कि किस तरह से सोचना है, क्या करना है। हम बड़े इधर उधर भटकते रहते हैं कि जीने के लिए एक फ़िलॉसफ़ी चाहिए, और कहीं हमको लगता है कि एक फ़िलॉसफ़ी मिल गया, बेटा दुनिया को त्याग दे, या फिर कोई कहेगा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ। वो कहावत में देयर इज सम मीनिंग, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, हैज़ सम वैल्यू, देयर इज वैल्यू इन इट, बट इट इज़ नॉट एन आइडियोलॉजी फॉर लाइफ। अपने लाइफ में आप अपने आप को खुश करो, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इस तरह का काम करो। रही बात दूसरों को खुश करना, वो सेकेंडरी है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, वो आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है कि मैं दूसरों को खुश कर दूंगा और फिर मैं उनकी नज़रों से रिस्पेक्ट पाऊंगा और वो मेरा दैट इज़ माय अल्टीमेट गोल। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। और अगर ऐसे करने जाओगे तो बहुत बड़ी खाई में गिर जा रहे हो, ये मत करो। बैक टू पेरेंटिंग, यानी कभी मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया और कभी मैंने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए पेरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं, दे आर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, बट बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, दे आर अपग्रेड्स। तो वो लोग सेम नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड है। उनको ये मत कहो कि तुम ऐसे करो, ज़िंदगी में ये करो वो करो। एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन एडवाइस मतलब एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। एडवाइस को फॉलो करना, ना फॉलो करना, कितने हद तक फॉलो करना, ये सब बच्चों के ऊपर है।
और ये बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं, 20-30 साल के हो जाते हैं, तो बिल्कुल ही दे आर इंडिविजुअल्स। उनको इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करो कि भाई तुम एक अलग इंसान हो और मैं तुमसे वो क्या कहता हूँ, तुमसे वो सेपरेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र बन के रहोगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, या मेरी आज्ञाकारी बेटी बन के रहोगे और मैं जैसे कहूँ वैसे तुम करोगे। मैं कठपुतली को नचाता हूँ और तुम मेरी कठपुतली हो। नहीं, वो कठपुतली नहीं है, वो फुल फ्लेज्ड, कंप्लीट, इंडिविजुअल, सेपरेट इंसान है। और अगर उनकी शादी हुई है, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है और उनको बच्चे भी हुए हैं, या चलिए बच्चों को बाजू में रखते हैं, अगर उनकी शादी हुई है, आपके बच्चों की शादी हुई है, बेटी या बेटे की, अब उनका लाइफ उन्हीं का है, उसमें जितना आप सपोर्ट कर सकते हो करो। बट सपोर्ट एक बात है और इंटरफियरेंस एक अलग ही चीज़ है। देयर इज़ अ फाइन लाइन। कभी कभी ऐसे लगता है कि सपोर्ट कहाँ ख़त्म होता है, इंटरफियरेंस कहाँ शुरू। करेक्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइन टू ड्रॉ कि कहाँ पर इंटरफियरेंस ख़त्म होता है और कहाँ पर सपोर्ट शुरू होता है। लेकिन एक प्रिंसिपल होना चाहिए आपके दिमाग में, एक सिद्धांत होना चाहिए कि मैं इंटरफियर नहीं करूँगा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा उसकी ज़िंदगी में। मैं उसके और उसके बीवी और उसके बच्चों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मैं उनको किसी भी तरह से प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए होगा, पैसों का सपोर्ट चाहिए होगा, कभी आइडियाज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, यू नो, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये सब मैं करूँगा। अगर वो एडवाइस चाहते हैं तो मैं दूंगा, अगर उनको समय चाहिए मेरा तो मैं समय दूंगा, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं जस्ट बिकॉज दे वांट समवन, मॉरल सपोर्ट जिसको कहते हैं, मैं कहीं चलना है, पुलिस स्टेशन जाना है, हॉस्पिटल जाना है, पापा तुम भी साथ में आओ, यस डेफिनेटली, काम छोड़ के जाओ भाई, काम, अपने सारे काम छोड़ के जाओ। अगर वो मॉरल सपोर्ट चाहता है, सब काम छोड़ के जाओ, उसको पहला प्रायोरिटी दे दो, तो वो होता है सपोर्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसका एक, आपकी मान लो आपकी लड़की है और लड़की का हस्बैंड के साथ कुछ अनबन हो रहा है, तो अनबन सबका होता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्वारल्स हर मैरिड कपल में होते हैं। अब आप उसमें बहुत ज़्यादा नाक घुसाओगे कि ये बोलो, ये करो, अपने हस्बैंड से ऐसा बोलो, वो आपसे डिस्कस कर रही है, आप डिस्कस कर रहे हो, उसने आपने कुछ आइडियाज़ दे दिए, उसने शायद लिया शायद नहीं लिया, आपने कहा ये करो ये मत करो, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन फिर अगर आप कॉल करते हो, अच्छा तुमने ये किया जो मैंने तुमसे कहा था वो किया, क्या तुमने अपने हस्बैंड से ऐसे बोला, क्या तुमने अपने हस्बैंड से पैसे लिए, मैंने कहा था उससे पैसे ले लो, ये पैसे लेके रखो, बचा के रखो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा। अब एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर वो एडवाइस और सपोर्ट नहीं रहता है, वो हो जाता है इंटरफियरेंस। आप अगर अपने बच्चों के लाइफ में इंटरफियरेंस कर रहे हो तो यहाँ पर इट्स अ वेरी फाइन लाइन, बहुत मुश्किल है इसको एग्जैक्टली कहना कि इंटरफियरेंस कहाँ पर शुरू होता है और एडवाइस कहाँ पर ख़त्म होता है, सपोर्ट कहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देयर इज़ अ लाइन टू बी ड्रॉन कि भाई देखो तुम्हारा झगड़ा है, तुम अपने झगड़े को खुद सॉर्ट आउट करो, तुम करो, तुम्हारा ही है, इट बिलोंग्स टू यू। जैसे आप अपने बच्चों के, मोस्ट पेरेंट्स मैं मानता हूँ अपने बच्चों के जॉब में, उनके ऑफिस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, फ़ोन करके उनके बॉसेस से, उनके कलीग से बात नहीं करते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं।
बहुत कम लोगों का ऐसे मैंने सुना है कि यार मेरी मम्मी मेरे ऑफिस में फ़ोन कर देती है, मेरे पापा मेरे ऑफिस में फ़ोन कर देते हैं और फिर मेरे बॉसेस से आके मिल लेते हैं और फिर कहते हैं मेरा बेटा कैसे परफॉर्म कर रहा है जी, या उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपने क्या क्यों उसको प्रमोशन नहीं दिया। ये टाइप के बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से इंटरफियर करते हैं। इन द सेम वे शादी और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पेरेंट्स के उनके बीच में जो रिश्ता है उसमें भी बहुत एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी देयर, इट्स अ हेल्दी डिस्टेंस। और जो रेस्पेक्ट देना होता है वो ऐसे होता है कि भाई जैसे भी है जो भी है तू संभाल लेगा। मुझे भरोसा है कि तू संभाल लेगा। दुनिया के जो भी चैलेंजेस हैं, ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तू फेस कर लेगा, मुझे भरोसा है। डिटेल्स ठीक है, डिटेल्स चलते रहेंगे, कुछ कम कम कुछ ज़्यादा, कहीं सैलरी ज़्यादा मिल रही है, कहीं कम मिल रहा है, कहीं कुछ, ठीक है, वो तो आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं। किसी क्लाइंट ने पैसे दिए, किसी क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, किसी क्लाइंट के पैसे अटक गए बिजनेस में, एक आध लाख इधर उधर अटक गया, एक आधा लाख का लॉस हो गया। हाँ ठीक है बेटा, ये सब होते रहेगा, ये सब चलता है। एक आधा ये हो गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गया, एक आधा मिस जजमेंट हो गया, कहीं पे झगड़ा कर लिया जहाँ पे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, कहीं पे गुस्से में आके ब्रेक ऑफ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, होते रहता है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हैंडल इट बेटर नेक्स्ट टाइम, लेकिन एक रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अब पेरेंट्स का एक एंग्जाइटी रहता है, अरे मेरा बेटा अगर चरसी बन गया तो, अगर मेरा बेटा शराब में डूब गया तो, अगर मेरे बेटे को किसी गलत लड़की ने फंसा दिया तो। ये सारे रिस्क्स हैं, लेकिन ये रिस्क से आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। चाहे जितने बड़े या छोटे रिस्क हैं, आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, दोनों बड़े हैं, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वो बाहर ट्रैफिक में जाते हैं, एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है, हमेशा होती है, हर समय हर रोज़ कुछ ना कुछ हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। वी लिव विथ इट। हम भी बाहर जाते हैं तो ऐसा ही है ना कि हम रिस्क लेते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेते हैं। हम किसी और को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और प्रोटेक्ट करने को सीखना होगा। जितने हद तक हम सिखा सकते हैं हम सिखा लेते हैं, बट इन द एंड यू हैव टू लीव इट टू देम। इन द सेम वे रिलेशनशिप्स, लड़के लड़कियों का रिश्ता, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ उनका रिश्ता, फ्रेंड्स के साथ उनका रिश्ता, वो जिस तरह से फ्रेंडशिप निभाते हैं या नहीं निभाते, और दुनिया के साथ, बेसिकली दुनिया के साथ उनका रिश्ता, वो किस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं, किस तरह से वो लोगों के सामने पेश आते हैं। इस चीज़ को आप और मैं, हम लोग एज पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अच्छे रोल मॉडल्स बन सकते हैं, हम एडवाइस दे सकते हैं एक हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, इट इज़ इन स्मॉल डोजेस। और अल्टीमेटली एक ट्रस्ट और एक फेथ के साथ आगे बढ़ना होता है। यू हैव टू हैव फेथ। अब फेथ मतलब ये रिलीजियस फेथ नहीं है, भगवान पर भरोसा करो ये वो नहीं, ऐसे नहीं। फेथ मतलब ठीक है, मेरा बेटा है, मैनेज करेगा, दुनिया में किस तरह से रहना है वो कला सीख लेगा, ही विल लर्न। मेरी बेटी है, हाँ वो जाके लड़कों से भी मिलती है, ठीक है, वो सीखेगी, शी विल लर्न हाउ टू हैंडल हर सेल्फ, हाउ टू मैनेज हर सेल्फ।
आप अगर घर में उनको इनसिक्योर बना देते हो, घर में उनको सपोर्ट नहीं देते हो, एक्चुअली वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अगर घर में उनको टोकते रहते हैं, घर में उनको उनका सेल्फ एस्टीम को ठुकराते रहते हैं कि तू कुछ नहीं है, तू हमारी यानी तू निकम्मी है, तू नादान है, तू अपने आप को संभाल नहीं सकती, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है जो लड़कियों में होना चाहिए, कॉमन सेंस नहीं है, या जो भी लोगों को पहचानने की कला नहीं है तुम्हारे अंदर, लोगों से उचित तरीके से बात करने की कला नहीं है तुम्हारे अंदर, ये टाइप के अगर नेगेटिव मैसेजिंग हम भेजते रहते हैं बच्चों को, तो एक्चुअली वो बाहर जाके अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। और उस अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन के भूख से, उस वैलिडेशन से के भूख से वो लोग जाके शायद गलत टाइप के लोगों से वैलिडेशन लेना चाहते हैं और वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, हर किस्म से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल। तो अगर आप वैलिडेशन दे रहे हो घर में, उनको सपोर्ट कर रहे हो, आई एम विथ यू, चलो ठीक है, तुमने तुम्हारा जो भी फैसला किया, जो भी अपने पढ़ाई में फ़ैसला किया या जो भी अपने करियर में फ़ैसला किया, तुम कर रही हो या तुम कर रहे हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ। आई एम योर बिगेस्ट सपोर्टर, मैं हूँ इधर, मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, या अगर माँ हो तो मैं तुमको सपोर्ट करती हूँ। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, नॉट कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, ऐसे नहीं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारे सक्सेसेस को मैं सेलिब्रेट करूंगी, चाहे वो छोटे सक्सेसेस हों। सक्सेस हर रोज़ बहुत बड़ा लार्ज स्केल सक्सेस नहीं मिलता है, हर रोज़ प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, हर रोज़ सैलरी इंक्रीजेस नहीं मिलते हैं। रोज़मर्रा के दिन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सक्सेसेस होते हैं वो छोटे वाले सक्सेसेस होते हैं। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया आपकी बेटी के बारे में, किसी ने कहा यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, किसी ने उसके किसी काम को अप्रिशिएट किया, ये होते हैं छोटे छोटे सक्सेसेस। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा हमारे कंपनी के अंदर बहुत ज़रूरत है, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंपनी, कह दिया। वर्ड्स आर चीप, आप कहोगे अरे कहने में क्या जाता है, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। अगर शोषण कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन बात बात पे यार उनको अंडरमाइन भी तो मत करो ना। वो अगर एक रिकग्निशन मिल रहा है ऑफिस से कि यू आर अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर कंपनी, यू आर अ, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा काम सही है, सही तरीके से कर रहे हो। अगर कोई उसको ऑफिस में एक्नॉलेज कर रहा है और वो घर आके कहती है कि आज मुझे ना बहुत अप्रिसिएशन मिला मेरे कलीग्स से और मेरे सीनियर से, तो नहीं, वो तो तुमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तो तुमसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, बार बार ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अंडरमाइन कर रहे हो। बाहर से उसे अप्रिसिएशन मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, घर में उसको नेगेटिव कर देते हो, तो फिर बचता क्या है। फिर नेचुरली अगर वो आपकी बात कभी सुनती भी थी तो सुनना छोड़ देगी ना, बिकॉज वो कहती है यार ये लोग मुझे अंडरमाइन करते रहते हैं, ये लोग मेरा पॉजिटिव नहीं देखते हैं, मुझे नेगेटिव देखते हैं और मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल पॉइंट, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं मेरे माँ बाप, मुझको एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं समझते हैं जो किसी और को समझते हैं। मेरे दोस्तों के साथ उनका ये व्यवहार शायद नहीं रहता है, या कोई और 20-25 साल का इंसान अगर आता है उनके पास तो दे ट्रीट दैट पर्सन लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन क्या ये मेरा गुनाह है कि मैं उनकी बेटी हूँ या मैं उनका बेटा हूँ? क्या ये मेरा गुनाह है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते? मेरे दोस्तों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे दोस्तों ने क्या क्या चुतियापंती किए हैं वो मुझे पता है।
लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के सामने अभी क्यों मेरे दोस्तों के इसको एक्सपोज करूं। लेकिन वो जब आते हैं और बैठते हैं और बात करते हैं तो मेरे मॉम एंड डैड बड़े इज्जत से पेश आते हैं उनके साथ। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत सही किया, ऐसे दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। और फिर उल्टा उनके जाने के बाद कहते हैं, देखो व्हाई कांट यू बी मोर लाइक हर, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बन सकती, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बन सकती हो, उसकी तरह होनहार, वो देखो कितना अच्छे से बोलती है, कितना अच्छा यानी उसका बोलने का तरीका कितना अच्छा है, कि आप वो कितने अच्छे से ड्रेस सेंस है उसका वगैरह। तो यार तुम दूसरों को अप्रिसिएशन दे रहे हो, मुझे क्यों अप्रिसिएशन दे नहीं रहे हो। दिस इज़ अ फिनोमिनन पेरेंट्स का मैंने देखा है। थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स के भी ऐसे थे, बहुत नहीं था। कभी कभी मैंने मेरे पेरेंट्स में भी ये टाइप का देखा कि वो इस तरह से करते थे। तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि वो बच्चों के दिल पर कितना बड़ा चोट करते हैं जब वो ये टाइप का काम करते हैं। बहुत ही गहरी चोट है। बच्चों, अब हमको लगेगा भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलेगा, हमको लगता है हाँ बच्चों को डांट की ज़रूरत है, डांट देना चाहिए, या उनको है ना, उनको करेक्ट कर देना चाहिए। वी हैव टू करेक्ट देयर व्यू अबाउट देमसेल्व्स, वो क्या सोचते हैं अपने आप को, वो दिस काइंड ऑफ थिंग। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं। उनकी हर खामी आपको पता है, उनकी हर खामी आपको पता है, उनका हर फिजिकल डिफेक्ट, उनका हर साइकोलॉजिकल वीकनेस आपको पता है। उनके स्ट्रेंथ्स, नहीं नहीं, स्ट्रेंथ्स क्या है, देयर आर नो स्ट्रेंथ्स, देयर आर ओनली वीकनेसेस। आप इस तरह से सोचते हो, यानी आप नहीं, कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स इस तरह से सोचते हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं अपने बच्चों के। दे आर देयर चिल्ड्रंस क्रिटिक्स। अरे बच्चों के सपोर्टर्स बनो यार, बच्चों के फैंस बनो, बच्चों के क्रिटिक्स मत बनो यार। आपका डिफॉल्ट पोजीशन बच्चों का फैन होना चाहिए। ओके, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, आई एम योर सपोर्टर, आई एम योर पेट्रन। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, चलो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा या कर सकता हूं। अब देयर इज अगेन अ फाइन लाइन कि भाई बच्चों से एक्सप्लॉइट मत हो जाओ, या बच्चों को अपने सारे पैसे मत दे बैठो कि हाँ भाई बेटा ले पैसे, लूट ले, ये टाइप का काम मत करो ऑब्वियसली। तो देर आर मेनी फाइन लाइन्स टू बी ड्रॉन। देर इज़ नो एक दिशा की चीज़ नहीं है। कोई भी एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, इट कैन नॉट बी इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज़ अ स्लाइडिंग स्केल। तो आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कहने के मतलब को समझो, भावनाओं को समझो। आपको अपने बच्चों के फैंस होना चाहिए। यू शुड बी योर चिल्ड्रंस फैंस, यू शुड बी योर चिल्ड्रंस सपोर्टर्स, यू शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज। ओके, छोटे छोटे विक्ट्री से हो क्यों ना हो, सेलिब्रेट करो यार उस चीज़ को। अरे बेटा तू ना आज बहुत अच्छी लग रही है, तूने आज जो ड्रेस पहना है ना बहुत अच्छा लग रहा है। किसी दिन अच्छा नहीं पहनते हैं तो चुप रहो, मुंह बंद रखो। लेकिन जिस दिन अच्छा पहनते हैं, अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं उस दिन, या उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट करो। उन दिनों में अप्रिशिएशन दो। छोटे से, अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी हुनर है, अब हुनर तो कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे बात करना भी तो एक हुनर होता है। किस तरह से फ़ोन पे बात करते हो, एक सुलझे हुए तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से अपने कलीग्स के साथ बात करते हो, पेश आते हो, एक अच्छा इंप्रेशन डालते हो, अप्रिशिएट करो। इट इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कोई उसमें यानी इट इज़ नॉट, कोई आपको पद्मश्री पद्म विभूषण नहीं देगा फॉर टॉकिंग ऑन द फ़ोन। लेकिन वो भी तो एक बात है। तो अगर आपके बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में आप देखते हो कि वो जिस तरह से बात करते हैं, अच्छा लगता है, कान पे अच्छा लगता है, सुन के आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा बेटा एक मैच्योर तरीके से ही इज़ डीलिंग विद द वर्ल्ड। तो एक बार बोल दो ना यार, हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा,
आई एम हैप्पी, वेरी नाइस। मैं सिर्फ तुम्हारी बातें सुन रहा था बैठे बैठे और मुझे अच्छा लगा। क्रिटिसाइज करने की बात अगर आती है आगे चल के, तो आप शायद क्रिटिसाइज भी कर सकोगे, क्योंकि आपने अगर पॉजिटिव बोला है तो वो नेगेटिव सुनने को शायद तैयार भी हो जाएगा, आपको एक मौका दे देगा नेगेटिव बोलने का। लेकिन आपने सिर्फ नेगेटिव ही बोला है और कभी पॉजिटिवली अप्रिशिएट किया ही नहीं है, क्योंकि हाँ, अप्रिशिएट क्या करना होता है, इसमें अप्रिशिएट करने जैसा क्या है? देयर इज़ नथिंग टू अप्रिशिएट। ये तो तू बोल रहा है, वो तो रोज़ का है, नॉर्मल है। तो अगर उस तरह से आप पेश आते हो अपने बच्चों के साथ, तो भाई जिस दिन तुम क्रिटिसाइज करोगे वो क्यों सुनेंगे? वो कहेंगे बापू तू रहने दे यार, तुझे मेरी हर बात बुरी ही लगती है, तुम मेरी एक बात को भी अप्रिशिएट नहीं करते हो। तुम्हारी नज़रों में मैं बच्चा हूँ, या मैं नादान हूँ, या मैं छोटा हूँ, या जो भी हूँ, या इडियट हूँ, बुद्धू हूँ, मैं भोलू हूँ। तुम्हारी नज़रों में ऐसा ही है, या तुम्हारी नज़रों में मैं, यानी आई एम नोबडी, छोड़ना यार पापा, तुम छोड़ो यार, मुझे तुम्हारा नहीं सुनना है, यही कह देंगे ना, तुम्हारी बात काट देंगे। लेकिन आपने अगर अप्रिशिएट किया है, आपने अगर पॉजिटिव देखा है, आपने अगर 10 बार उनको सपोर्ट दिया है, उनको एक अंदर से एहसास होता है कि तुम उनके शुभ चिंतक हो, उनके सपोर्टर हो, उनके फैंस हो, फिर अगर क्रिटिसाइज करने पे आए कि बेटा तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये तूने जो है ना, ये ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, या मुझे सही नहीं लग रहा है। अब हो सकता है कि इट इज़ कहने की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे आई हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ हाउ यू आर सेइंग इट। अगर तुम ऐसे कहोगे तो संभव है कि ही विल एंगेज विथ यू, वो सुन सकता है। आपने वो ज़मीन तैयार किया है जिसमें आप उसके साथ एंगेज कर सकते हो, यू हैव प्रिपेयर्ड द ग्राउंड्स। इसलिए उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। और एक बात कहते कहते याद आया, बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो पैट्रोनाइजिंग टोन, बेटा ये कर, बेटा वो कर, अफेक्शनेट है बेटा, नेचुरली आता भी होगा, आता है, हैबिचुअल है। लेकिन जितना आप उनको एक एडल्ट की तरह डील करोगे, मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा पैट्रोनाइजिंग टोन को कम करके उसको नाम से पुकारो। हाँ, वो पापा कहता होगा, पिताजी कहता होगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अच्छी बात है, लेकिन उसको यार पप्पू चिंटू मत करो उसके साथ। हाँ, उसका नाम अगर रविंद्र है तो हाँ रविंद्र तू बोलना यार, या तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रविंद्र तुम जो एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये सब बातें मुझे पता नहीं है, हमारे टाइम में ये सब नहीं था, हमारे ज़माने में थिंग्स वर डिफरेंट, या फिर मेरा एक्सपोजर इस लाइन में नहीं है, मैंने ये सब नहीं देखा है, इसलिए तुम मुझे समझाओ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आप एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक रियल होके, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं, रियल होके, आप जेन्युइन होके अपने बच्चों के साथ अगर एंगेज करते हो एज अडल्ट्स, एज एक्सपर्ट्स और एज पीपल हु नो देयर ओन डोमेन। एक्सपर्ट्स शायद हों, शायद न भी हों, लेकिन एक्सपर्ट होना मतलब जो कुछ भी जानते हैं, जितना जानते हैं, वो एक तरह से उसको एक्सपर्टाइज ही कहेंगे ना, इवन इफ इट इज़ नॉट कंप्लीट एक्सपर्टाइज, कंप्लीट मास्टरी ओवर देयर फील्ड, लेकिन तुमसे तो ज़्यादा ही जानते हैं ना। और कंप्लीट मास्टरी, 100% मास्टरी बहुत कम लोगों के पास होता है, वो सब एक बहुत, इट्स एन अनअचीवेबल आइडियल। तो उसको बाजू में रखते हुए अगर रीज़नेबल मास्टरी है, रीज़नेबल एक्सपर्टाइज है, रीज़नेबल अंडरस्टैंडिंग है आपके बेटे में या बेटी में, उनके अपने प्रोफेशनल फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एक्सपर्टाइज की तरह ही सोचो ना, ट्रीट इट एज एक्सपर्टाइज।
वाइल नोइंग देयर में बी बिगर एक्सपर्ट्स, ट्रीट इट एज एक्सपर्टाइज, क्योंकि आपको तो कुछ भी पता नहीं है या कम पता है, तो ट्रीट इट एज एक्सपर्टाइज। भाई तुम अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो, मुझे समझाओ क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू हियर, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। अब अगर वो बैठ के आपके साथ बात नहीं करते हैं, ठीक है, दे डोंट वांट टू एक्सप्लेन, आप भी ऐसे ही थे, याद करो। आपसे अगर कोई कहे बेटा तुम ऑफिस में जाके क्या करते हो, मुझे बात समझाओ, तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बातों बातों में बात निकल के आती है। अरे मेरे बॉस ने ऐसे कहा, हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया था, फिर मेरे बॉस ने कहा कि ये ब्रांड आइडेंटिटी के हिसाब से ये डिज़ाइन बैठता नहीं है, ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट मैसेजिंग। फिर मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे हो सकता है, फिर उन्होंने कहा हाँ ये सही है, वी शुड यूज़ दिस डिज़ाइन लैंग्वेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप उनके साथ जब एंगेज करोगे ना, तो आपको उनके ऑफिस के बारे में पता चलेगा, उनके फ्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, दे विल लेट यू इनटू देयर लाइव्स। तो सेंट्रल मैसेज क्या है? सेंट्रल मैसेज ये है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इज्जत, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और दुनिया में लोग वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस के भूखे हैं। हम सबके पास वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस देने का पावर है, लेकिन बच्चों को नहीं देते, या वाइफ को भी नहीं देते फॉर दैट मैटर, या हस्बैंड को नहीं देते, वैलिडेशन नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? नहीं देते, अरे आप तो ऐसे के ऐसे ही रह गए। लेकिन लेट अस नॉट टेक इट टू हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। लोग वैलिडेशन के लिए भूखे हैं, लोग एक्सेप्टेंस के लिए भूखे हैं, तरसे हुए हैं, प्यासे हैं, सुनने को तरस जाते हैं, मिलता नहीं है, वैलिडेशन मिलता नहीं है, एक्सेप्टेंस मिलता नहीं है। तो एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन में यार, पेरेंट्स से कह रहा हूं खास करके, बी जनरस यार। दो अपने बच्चों को वैलिडेशन दो, जितना दे सकते हो दे दो। वो बचा के रखने से कोई तुम्हारा ये नहीं होने वाला है, उसको लेके ऊपर जाओगे क्या? इट इज़ नॉट समथिंग टू बी माइजरली विथ, इट इज़ समथिंग टू बी जनरस विथ। नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दूंगा तो वो सर पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार। चूतिए की तरह ऐसे मत सोचो, दिस इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। वैलिडेशन से वो भी वैलिडेट करने को सीखेगा। इफ़ यू वैलिडेट हिम, ही विल वैलिडेट यू। अगर तुम उसको इनवैलिडेट करते हो, उसको मैं अरे तू तो बच्चा है, तू 40 साल का हो गया, तू तेरे ऑफिस में जो भी तोप है, लेकिन मेरे सामने तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बबलू पिंटू मोंटू रहेगा। ये टाइप का जो ये रहता है, बिहेवियर रहता है पेरेंट्स का, इससे फिर बच्चे भी अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। कहते हैं यार पापा सुधरने वाले नहीं हैं, पापा डजंट अंडरस्टैंड अबाउट मी। वो चाहते नहीं है, वो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहते ही नहीं है, उनके अंदर वो इरादा ही नहीं है। यार क्या करूं, छोड़ दो, उनके बिना ज़िंदगी काट लूँगा। मैं कहीं और अप्रिसिएशन पा लेता हूँ। लेकिन वो कहीं और से जो अप्रिसिएशन मिलता है और घर वालों से, अपनों से जो अप्रिसिएशन मिलता है ना, फ़र्क है। आप कहीं और से अप्रिसिएशन ले सकते हो और एक खामी को थोड़ा बहुत पूरा कर सकते हो। यू कैन, थोड़ा सा थोड़ी सी तुम्हारी प्यास और भूख मिटेगी। लेकिन जो माँ बाप से जो अप्रिसिएशन मिलता है, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने आपको बचपन से देखा है, उनसे जब वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन मिलता है, तब इंसान जेन्युइनली सॉलिड हो जाता है, उसका एक फाउंडेशन बन जाता है, वो अपने फाउंडेशन पे सॉलिड खड़ा हो जाता है। बच्चा है, लड़का या लड़की, वो लोग अपने फाउंडेशन पे सॉलिड खड़े हो जाएंगे, फिर कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। वो लोग सिक्योर हो जाते हैं, वो लोग अपने फाउंडेशन पर कड़क खड़े हो जाते हैं। तो ये जो फाउंडेशनल चीज़ है बच्चों को, इट्स लाइक अ विटामिन। अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, विटामिन ए, विटामिन वी का हो, वैलिडेशन।
कि तुम कुछ हो, यू आर गुड एज अ पर्सन, यू आर समवन आई रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल. मेरे बेटे हो इसलिए नहीं, एज एन इंडिविजुअल आई एम रिस्पेक्टिंग इट. तुम जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हो, जिस तरह से दुनिया में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आइडियाज़ कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, चल रहे हो, तुम्हारा सारा जो द होल थिंग, आई रिस्पेक्ट दिस, ये होता है वैलिडेशन. और वो एक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए. इट हैज़ टू बी अ डिफ़ॉल्ट. देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर. नहीं, वो मेरा बेटा एक्सेप्शन है, बाकी सब लोगों के लिए ये सही होगा, लेकिन मेरा बेटा निकम्मा है. देर आपको देखना चाहिए भाई, निकम्मा वो है कि इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू. यानी मेरा खोटा सिक्का है. ये टाइप के हैबिचुअल ये रहते हैं. मेरे शौहर ना वाइफ, मेरा शौहर निकम्मा है, खोटा सिक्का है, वो कहीं भी जाएगा वापस आएगा. ये टाइप के बड़े डिसमिसिव चीज़ें कह देते हैं लोग. मेरी वाइफ ना एक नंबर की, गुजराती में कहते हैं डोबी, मतलब बुद्धू, इडियट. तो वो डोबी है, वो इडियट है. इस टाइप के बहुत सारे लोग इस टाइप के हैबिचुअल व्यूज़ रखते हैं. इट्स हैबिचुअल. और ये हैबिचुअल क्यों है? क्योंकि उनके साथ शायद उनके पापा ने ऐसे ही किया होगा, उनके मम्मी ने ऐसे ही किया होगा. पता नहीं क्यों हैबिचुअल है. हो सकता है कि उनके फैमिली में से हैबिचुअल होके आया है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके फैमिली में उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला था, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों हो गया कि वो अप्रिसिएशन देने को कभी सीखे ही नहीं. अप्रिसिएशन लेते रहे, वैलिडेशन लेते रहे, कभी दिए ही नहीं. ऐसे भी लोग होते हैं. अब पता नहीं क्यों ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन बन जाता है बहुत सारे लोगों का कि मैं वैलिडेशन नहीं दूंगा, अप्रिसिएशन नहीं दूंगा, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को नहीं दूंगा, या फॉर दैट मैटर कभी कभी यंग पीपल को नहीं दूंगा. मैं किसी एक ये जनरेशन के लोग ही निकम्मे हैं. मैं किसी को भी अप्रिसिएशन नहीं देता हूँ, मैं किसी भी बच्चे को अप्रिसिएशन नहीं देता हूँ, क्योंकि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन वो यार निकम्मे हैं. कैसे गंदे कपड़े पहनते हैं, कैसे जीन्स पहनते हैं. हम तो ना शर्ट पैंट टाई पहन के जाते थे, और ये लोग देखो कैसे बाल बनाते हैं. ये टाइप के बहुत ही डिसमिसिव हैबिचुअल पोजीशंस ले लेते हैं लोग. माय सजेशन, आप मानो या ना मानो, कि ये ठीक नहीं है. रिस्पेक्ट देना, यंग पीपल को रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट बनता है. बाय द वे, रिस्पेक्ट इज़ नॉट ओनली फॉर ओल्ड पीपल. ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नहीं, बच्चे लोगों को दे शुड रिस्पेक्ट अस, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट देम. बहुत ही फालतू, बहुत ही तुच्छा सोच है ये कि यंगर पीपल को ओल्डर पीपल शुड नॉट रिस्पेक्ट. ये क्या है यार? हाईली इडियोटिक बिहेवियर. लेकिन ट्रेडिशंस ने कुछ हमें ऐसे सिखा रखे हैं कि ट्रेडिशनली बच्चे हमारे पैर छुएंगे और हम अपने बड़ों के पैर छुएंगे. ये टाइप से एक एज रिलेटेड रिस्पेक्ट का करेंसी गलत है, बिल्कुल गलत है. एवरीबडी इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. men, women, even children, even those who are younger than us or even much younger than us, हमसे बहुत छोटे भी अगर हों तो भी वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं. वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं. उनको इज़्ज़त दो, उनको गले भी लगाओ, उनको इज़्ज़त दो. और वो अगर आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये तो छोटा है मुझसे तो बनता है उसका. नहीं, ऐसे नहीं है. नॉट नेसेसरी, ऐसे नहीं है. आपको कोई इज़्ज़त दे रहा है, टेक इट. आप उसे प्यार दो, उसे इज़्ज़त दो. वो जितनी इज़्ज़त आपको दे रहा है उतनी इज़्ज़त आप उन्हें दो. इज़्ज़त की करेंसी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है. रिस्पेक्ट एक करेंसी है इन ह्यूमन डीलिंग्स. लोग उसके लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनको मिलता नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. इज़्ज़त इज़ अ करेंसी दैट वी शुड यूज़ मोर फ्रीली विथ मोर जनरॉसिटी. और इज़्ज़त देने से इज़्ज़त बढ़ता है, दुनिया में इज़्ज़त बढ़ता है. मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल.
जय हिंद।